सदा के लिए याद रखिएगा कि उपवास उपचार शैली है, उपवास उपचार शैली है, जीवन शैली नहीं है। समझ में आ गया? व्हाट इज द डिवाइन लाइफस्टाइल? फास्टिंग जो है वो आपके लिए उपचार शैली है। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। ओम शांति। जहां से भी शुरुआत करें वहां से बढ़िया है। जब से जागे तब से सवेरा, किसी भी उम्र में, किसी भी हद तक आप एनडीएस को जहां से भी शुरू करना चाहें करके 10% से लेके 100% तक कितना फायदा आपको लेना है, उसी हिसाब से, उसी तीव्रता के अनुसार हम फॉलो कर सकते हैं। प्रकृति के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। कुछ एनडीएस के ऐसे नीति नियम बनाए गए हैं, जैसे कि सुबह उठो, 8 घंटा टोटल फास्टिंग रखो, निर्जला करो, बाद में ग्रीन जूस लो, आफ्टर ग्रीन जूस के आप फल का सेवन करो, फल का सेवन करते करते बाद में सब्जियों का सेवन, और अंत में कंदमूल का सेवन। तो ये एक प्रकार का आइडियलाइज खुराक को ग्रहण करने का तौर तरीका है, जो समय के अनुसार, मतलब कहने का भाव हल्के से शुरू और भारी तक अंत कर देना है। सब्जियां एडवांस में लेना और फल बाद में लेना, ये भी तरीका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, लास्ट में 5th गियर पड़ता है। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो फर्स्ट में हल्के में लो, आकाश तत्व फास्टिंग कर लिया। अब आकाश तत्व के बाद सीधी ठोस चीज न डालने के बदले हरी पत्तियां डाल दो हल्की, जिसमें वायु तत्व है। ये आइडियलाइज तरीका है। बाद में आप फल खाना शुरू कर दो। फल में अग्नि तत्व है जो वायु से थोड़ा भारी है, अग्नि से जल भारी है, तो जल तत्व हमें सब्जियों में मिल रहा है, और अंत में जो हमें पृथ्वी तत्व चाहिए वो पृथ्वी तत्व आपको जो भी कंदमूल हैं उसमें भी मिलता है और अनाज में भी मिलता है पृथ्वी तत्व। तो ये पंच तत्व का पुतला इस प्रकार से डाइट को फॉलो करने से बैलेंस्ड होता है। पांचों तत्वों को ग्रहण करने का रामचरितमानस के आधारित जो सिस्टम है वो इस प्रकार का है। ठीक है, तो सुबह का उपवास रामायण काल में, रामायण में ये बताया गया है कि राम जी वनवास चले गए तो अयोध्या वासियों को उनके प्रति बहुत प्यार था, और अयोध्या वासी भी 14 साल तक दोपहर तक खाना नहीं खाए थे। ये रामायण में उल्लेख है। दोपहर में कच्चा खाते थे, रात को एक टाइम पक्का खाते थे। ये रामायण का जो तुलसीदास रचित, जो भी जिन्होंने वाल्मीकि ने रचना की है, उसमें ये सारी चीजें उल्लेख की गई है। इनके द्वारा मानवता को संदेश दिया गया है कि अगर शुरुआत से, बचपन से ही ये आदत डाल दी जाए कि दिन में हल्का भोजन, बहुत खाली से आगे बढ़ जाओ, और रात को सोने से पहले एक भारी भोजन, ये करने वाला इंसान लंबी आयु भोगता है और बीमारी का शिकार नहीं होता। सिंपल फॉर्मूला इसमें रामचरितमानस में समझाया गया। अब रही बात कि हमें टोटल कच्चे के ऊपर आना पड़ा। टोटल कच्चे के ऊपर आना मतलब हमें बीमारी से निजात चाहिए, कि कोई बीमारी नहीं चाहिए, तो फिर आपको टोटल रो, ऊपर से पृथ्वी तत्व छोड़ देना पड़ेगा, जो अनाज, दाल और कंदमूल में मिल रहा है। अब जो वो भारी भोजन छोड़ते हैं तो हमारे वाइटल पावर को, उनको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। वही एनर्जी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करेगी, आपका शुगर ठीक करेगी, आपका बीपी ठीक करेगी। वही वाइटल पावर को हम डाइवर्ट करके रोग निवारण में यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई कोई तो लगातार 7 दिन के लिए आकाश तत्व और वायु तत्व ग्रहण करता है। उपवास और ग्रीन जूस। जब भी आपको अपने अड़ोस पड़ोस में, फैमिली के अंदर कोई ज्यादा बीमार व्यक्ति आए तो सिंपल चाबी लगा दो। कौन सी? ऊपर के 3 तत्वों को छोड़ दो,
अग्नि तत्व को भी छोड़ो, जल को भी छोड़ो और पृथ्वी को भी छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ आकाश तत्व मतलब उपवास और ग्रीन जूस, दो चीजें उनको सप्ताह भर के लिए दे दो। एक सप्ताह हम भी कर सकते हैं घर पे जाके। हमें लगा कि हमें तो भंडारी भाई को लगा मेरे को शुगर विद इन 1 वीक ठीक करना है। एक सप्ताह सिर्फ और सिर्फ उपवास और ग्रीन जूस के सहारे रह लो। कैसा भी इंसुलिन वाला पेशेंट भी हो अगर, तो 7 दिन में लगभग इंसुलिन छूट ही जाती है, 600 500 जितना भी रहता है। तो स्वस्थ होने का तरीका क्या आपको मिला? ऊपर के तत्वों को छोड़ते जाओ, भारी को छोड़ो, पृथ्वी को छोड़ दिया, चलो और भी ठीक नहीं हो रहे हैं हम, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो आप किसको छोड़ो? जल तत्व को छोड़ दो। किसमें मिल रहा है जल तत्व? सब्जियों में, सब्जियों में जल तत्व मिल रहा है। सब्जियों को भी छोड़ो, हरी सब्जियां जो भी है, कच्ची खाना भी बंद करो और आटा भी खाना बंद करो। अब भी ठीक नहीं हो रहा है बीमारी, तो आप किसको छोड़ो? फल को छोड़ दो। फल में अग्नि तत्व मिल रहा है, अग्नि को भी छोड़ दो। अब क्या बचा? वायु और आकाश, ग्रीन जूस और उपवास। ये दो चीजें तो आपको रिकवर करेगी ही करेगी। जो बेड हिडन हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों में भी फिर से नई जान आ जाती है। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि ये दो तत्व लेने से कई बार रोगों का उभाड़ स्ट्रांगली आता है। स्ट्रांगली उभाड़ आएगा, पेशेंट को अगर नॉलेज नहीं होगी तो खुद भी परेशान, घर वाले भी परेशान। अब ये उभाड़ आपको कम से कम आए, क्या है? कम से कम आए, इसीलिए एनीमा को जोड़ दिया गया है। एनीमा का रोल वहां शुरू होता है। एनीमा से कम उभाड़ का हम सामना करते हैं। और एनीमा ज्यादातर उभाड़ आए तो गंदगी बाहर निकलने के लिए प्रयास करती है, इसीलिए वो चाहे वॉमिटिंग के स्वरूप में निकले, वो चाहे दस्त के स्वरूप में निकले, वो चाहे फोड़े फुंसी के स्वरूप में निकले, और वो चाहे जी मचलने लगे। काफी सारे लक्षण आते हैं। यूरिन एकदम स्ट्रॉन्ग गाढ़ा येलो हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो एक माताजी को कुछ लंबे समय से मीट वगैरह खा रहे थे, तो उनके यूरिन के साथ साथ ब्लड भी शुरू हो गया था। इतनी गंदगी जमा थी कि वेस्ट ब्लड भी निकलने लगा था। पूरी जिंदगी भर नॉनवेज दबा के खाया था। तो कौन से लक्षण उभाड़ में आएंगे, कई बार हमें वो बताते हैं, तब हमारा नॉलेज अपग्रेड होता है। तो उभाड़ ज्यादा बीमारियों में आपको आएंगे। ग्रीन जूस बड़ा तपेला बनाकर पूरे परिवार को पिलाती थी। ज्वाइंट फैमिली था, 30 लोगों का ज्वाइंट फैमिली। खुद बीमार तो 30 लोगों को ग्रीन जूस शुरू करवा दिया। सबको जबरदस्ती एनडीएस फॉलो। गांव के सरपंच थे वो लेडी, तो बोला कि पहले मैं अपने परिवार को सुधार दूंगी। तो लोग मुझे थोड़ा डांटते थे कि आपने ये कौन सा ये हथियार इनको पकड़ा दिया, हमारी भी वो तकलीफ में हम भी आ गए, हम भी कंपलसरी एनडीएस करने लगे हैं। तो सारी पत्तियां खेत से आके सबको पिलाने लगे थे। शुगर विद इन 15 डेज, उनका बहुत पुराना शुगर था। उनके गांव में मैं जब गया तो जो फैमिली डॉक्टर था उनके साथ भी मीटिंग हुई मेरी, और वो बोले कि भाई आप ये माताजी को क्यों ये रास्ते पे चढ़ा दिया। मेरी 20 साल पुरानी क्लाइंट थी, रोज और सरपंच मेरे पास आते थे ना, तो गांव वाले पीछे पीछे और दौड़े आते थे कि सरपंच जहाँ से दवाई ले रहे हैं ना, वहां से हम भी लेंगे। और आपने मेरा सबसे बड़ा कस्टमर वो खत्म कर दिया। तो शुगर विद इन 15 दिन खत्म हो गया उनका, और बाद में फिर से आया भी नहीं आज के दिन में भी। लेकिन जो उभाड़ है ना, वो लक्षण काफी समय तक चलते रहे थे उनके। और गायनेकोलॉजिस्ट को भी फिर वो बताने गए, क्योंकि डर अंदर तो हर एक को उभाड़ आता है, तो डर पैदा हो जाता है। वो झेल भी नहीं पाते कई बार ज्यादा बीमार लोग। तो फिर हम भी कहते हैं कि झेल लो, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर भी न झेल पाओ तो टेम्पररी स्टेबल होने के लिए आप किसी भी एलोपैथी को स्टैंड कर सकते हो, मना नहीं है। मुझे फीवर आया, कंटिन्यूसली 15 दिन आया था जब मैं डिटॉक्स हो रहा था, तो 2016 की बात।
तब अब इंसान थक जाता है। 2 या 3 दिन का बुखार फिर न जाए तो चौथे दिन तो पूरा हालत खराब हो जाती है। पूरे दिन 100 अप टेम्परेचर रहना, कमजोरी आना, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ सकता था, इतनी कमजोरी, बेड हिडन। सुबह मेडिटेशन करने बैठूं तो शायद मुझे ये ध्यान मुद्रा लगानी है तो 2 उंगलियों में थकान लगती थी, साथ में जोड़ने के लिए, इतना कमजोरी। और 15 दिन लगातार किसी एक्सपर्ट को फोन लगाऊं, कोई जवाब देने वाला नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसी को नहीं रहता। फिर मैंने कहा कि फंस ही गए हैं एनडीएस में। तो झेलते रहे 15 दिन। बीच में 1-2 दवाइयाँ भी मैंने पैरासीटामोल, क्रोसिन ऐसी बाजार से लेके भी बीच बीच में 5 दिन के बाद में कब कब खा लेता था, तो खाने के बाद तुरंत आराम हो जाता था और दूसरे दिन वही कहानी शुरू हो जाती थी। और 15 दिन, 16वें दिन के बाद बुखार कम हो गया, लेकिन कमजोरी लगातार 15 दिन रही थी। और 1 महीने के बाद मैं रिकवर हुआ था। और 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि आंखों के नंबर गायब। साथ साथ में डिटॉक्स होने के दौरान आपके अंदर क्या बदलाव आएंगे पता नहीं। अब रात को जो 3-3 नंबर के मेरे को चश्मे लगाने पड़ते थे, क्रॉस नंबर के, दोनों आंखों में 3-3 नंबर। अभी थोड़ा बहुत बचा है, कभी कभार यूज करना पड़ता है तो, लेकिन ये समस्याएं खत्म। ड्राइविंग, नाइट ड्राइविंग विदाउट स्पेक मैंने 1-2 बार कर लिया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि चश्मे तो पहने नहीं और ये फिलहाल अच्छी ड्राइविंग हो रही है। तब पता चला कि ये आंखों के ऊपर काम हो गया हमारा, एनडीएस से, एनीमा से। और फास्टिंग अच्छे अच्छे कर लेता था। और बुखार, बुखार हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। बुखार आए तो राजी होना है। हाँ, चलो गर्म पानी में पैर रख दो, बुखार आए तो। नॉर्मली प्राकृतिक वो जो चीजें आप हथकंडे आजमा सकते हो। गर्म बाल्टी बड़ी भर के लगभग घुटनों के नीचे तक पानी में आप बैठो आराम से, एक आधा पेट की पट्टी भी लगा सकते हो और कंप्लीटली निर्जला फास्टिंग करो उन दौरान बुखार आए तो। और बाद में आप चलो कोकोनट वाटर और ग्रीन जूस के ऊपर भी बुखार आए तो रह सकते हो। मतलब ऐसे सिम्टम्स जब आपको आएंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेलनेस सेंटर पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं ना, तो ये पहलू जो आप शिविर करके घर पे चले जाते हो ना, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिविर तो कर ली लेकिन अब तकलीफ में आ गए। ऐसा जिनको ज्यादा बीमारी होती है इनको ज्यादा फेस करना पड़ता है, बाकी कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। तो ऐसे आप गर्म पानी का प्रयोग, पेट की पट्टी का प्रयोग, निर्जला उपवास का प्रयोग, और या फिर ग्रीन जूस या कोकोनट वाटर या ऑरेंज जूस के ऊपर लंबे समय तक, जब तक बुखार न जाए तब तक आप रह सकते हो। तो इस तरीके से ऐसे ऐसी सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म अनुभव जो हमें ये 10 साल के पीरियड के दौरान हजारों नहीं लाखों पेशेंटों में देखने को मिले हैं ये चीजें। और इसमें मैं देख रहा हूं कि 50% से अधिक लोग जो साधक बनने वाले हैं वो वहां से क्विट हो जाते हैं। ये चीजों में जब 50% निकल जाते हैं और फिर भी हल्का सा 10-15 दिन में जो स्वीटनेस भी फील करते हैं इस चीज का, इसीलिए उनका मन यही बना रहता है कि है तो यही है और कुछ नहीं है। लेकिन अंदरूनी शक्ति को आप अपने को डेवलप करते रहो। परमात्मा का ध्यान इसलिए ही जरूरी है। हम अपने बलबूते पर, अपने आत्मविश्वास पर कई बार छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए वहां से परमात्मा ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है साधना करने में। तो मेडिटेशन रेगुलर करो और कभी भी हाथ हमेशा ऐसे ही रखना है, बस ऐसे हाथ रखने वाला इंसान भी आगे बढ़ता ही रहता है। एक भाई ने कोई सुंदर अनुभव यही बताया था मेरे ख्याल से कि हाँ, अनिल भाई ने ही कहा था ये पॉइंट कि सेवा का पार्ट नहीं होगा ना तो बीमारियां फिर भी वापस लौट कर आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। इसलिए तन मन धन और योग्यता जहां भी मौका मिले, ज्यादा नहीं तो कम, लेकिन बांटना जरूर है। तो सेवा का पार्ट और मेडिटेशन का पार्ट, ये तीनों पहलू से ही आप के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। तो भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना। आज के दिन में 12 बजे तक कभी कभी मैं फास्टिंग नहीं करता, करेंगे तो अच्छा है,
लेकिन मैं खुद नहीं करता 12 बजे तक फास्टिंग आज के दिन में, क्योंकि मेरा टोटल डाइट नेचुरल हो गया है और मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो जब भूख लगती है तब शरीर को आप भोजन नहीं दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? शरीर पर अत्याचार। शरीर को सुनना है हमें, शरीर को कष्ट देना नहीं है। गीता में लिखा हुआ है कि कोई कोई लोग है ना शरीर को कष्ट दे के तपस्या करते हैं, है? लेकिन बीमारी है तो चलो कष्ट दे के भी 8 घंटे का सुबह का फास्टिंग करना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाते हो तो मैं आपको ये वाक्य सदा के लिए याद रखिएगा कि उपवास उपचार शैली है। उपवास उपचार शैली है, जीवन शैली नहीं है। समझ में आ गया? व्हाट इज द डिवाइन लाइफस्टाइल? फास्टिंग जो है वो आपके लिए उपचार शैली है। जब तक ठीक न, और चलो आदत पड़ गई आपको, उपवास में मजा ही आएगा। और बहुत मोटे हैं तो उपवास तो मैं कहता हूँ 2-4 साल भी कंटिन्यू खींच लो, लेकिन ठीक होने के बाद 100% फिट होने के बाद आपको जरा भी ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 बजे तक आप उपवास रख लो। ठीक है, मतलब आपके लिए एक ग्रीन झंडी दिखा रहा हूँ, है? खुशी के समाचार है सबके लिए कि अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 12 बजे तक खींचना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन जरूर दूंगा कि 12 बजे के बीच में कुछ भी खाना है वो नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे भले फल खाओ, वो चाहे सलाद खाओ, कोई हरी चटनी बना के खा लो, या फिर जो प्राकृतिक भेल भी बनती है, खजूर की चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी, सब कुछ मिला के गर्म की हुई ना हो, कुछ भी चीजें टोटली रो हो, इसकी सुंदर भेल बनती है। हमारे ब्रह्मा कुमार भाई हमारे सेंटर पे आते थे ना, वो एनडीएस करते थे। मुझे तो पता भी नहीं था एनडीएस के बारे में, वो रेगुलर करते थे। और जब भी सेंटर पे आते सुबह चाय नहीं पीते, पहले चाय के शौकीन थे। मैंने कहा ये कौन सा नया आपने स्टार्ट किया? स्वस्थ थे, बीमार नहीं थे। तो सुबह 9 बजे इतनी सुंदर भेल बनाते थे, एनडीएस की नंबर 1 भेल। एक ही भेल में टोटल डाइट आ जाता है। 15-20 चीजें भेल में मिक्स करते थे। उसमें अंकुरित मूंगफली भी होती थी, अंकुरित चने भी होते थे, अंकुरित मूंग भी डालते थे, और खट्टा, मीठा, तीखा, हरी चटनी, हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े जो तीखा स्वाद भी मिल जाए। तो मैं तो वो खा के बहुत खुश हो गया, यार ऐसा एनडीएस करने मिले तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो जब बीमारी निकल जाती। कोई शरीर को कष्ट देना नहीं है। सुबह 9 बजे जैसे भूख लगती है, एकदम बढ़िया सा ब्रेकफास्ट आप कर लो, चबाकर, दबाकर नहीं। ठीक है। और मैंगो की सीजन में शायद ब्रेकफास्ट में 1 या 2 केजी फल भी खा लेते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप बस मौज में रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए। एनडीएस करने के बाद चेहरा लटकना नहीं चाहिए। लोग लटका देते हैं चेहरा, यार कहाँ आते भागे, ठीक तो हो गए, लेकिन माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो जाता है ना कि भाई ये 12 बजे तक का ही बताया गया है, प्राण जाए पण वचन ना जाए। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सुबह सुबह उपवास का विषय अभी जमशेदपुर में ले रहा था, तो उपवास के विषय में इतना सुंदर बातें बताई, सब भूखे थे। लेकिन मैंने बीना को कहा कि मुझे अभी थोड़ा उपवास का सब्जेक्ट लेना है और पेट में भी थोड़ी जगह है, खाली है, भूख भी जबरदस्त लगी है। अगर मैं 2-4 केले नहीं खा लूं तो उपवास का सब्जेक्ट में 2 घंटे नहीं बोल पाऊंगा उपवास के बारे में। मतलब आप कभी भी अंदर से ऐसे रिजिड माइंड सेटअप करना, बी प्रैक्टिकल हर चीज में। मुझे ये 10 साल के बाद पता चला कि पका हुआ भोजन, पक्व भोजन रोगों का आधार है। ये पक्का है 100%, 110%। पक्व आहार रोगों का आधार। दादाजी हमसे बात कर रहे थे, 10 साल से एनडीएस कर रहे हैं,
वो अपना अनुभव सुना, काफी मैं फिट हूँ, बढ़िया चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो चलने में थोड़ा सा शरीर वाइब्रेट कर देता है। जो भी 10 साल से भी कर रहे हैं और थोड़ा सा अभी भी कंप्लेन है, उनका एक ही मात्र रीजन है, कौन सा? खाना, और भी वो पका हुआ खाना ही सारी समस्या की जड़ है। वो देखा है मैंने। पहलवान लोग पका हुआ 3-3 बार खाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, दूसरों को पछाड़ भी देते हैं, तो हम कहते हैं उनको कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनकी जीवनी शक्ति की जो ज्योत है वो जगी हुई है। ठीक है, तब तक वो भले ना खाते, हम भी खाते आए थे 35 साल तक पका हुआ, तो थोड़ी बीमार खटिया पे लेट गए थे। मतलब जीवनी शक्ति, वाइटल पावर जब तक हाई ग्राफ के ऊपर होता है तो लोहा भी हजम कर लेता है, हर चीज को एडजस्ट करके चलता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी इज ए मैजिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कहेंगे, मशीन्स, मैजिक मशीन। ये मैजिक मशीन को हमने बहुत गलत तरीके से यूज करने का हमें लाइसेंस परमात्मा ने नहीं दिया है, हम वो लाइसेंस लेके यूज कर रहे हैं। और फिर भी परमात्मा भी दयालु है और हमारा शरीर भी कृपालु है कि जो आपको सर्वाइव करने के लिए 50-60 साल निकाल देता है, लेकिन फिर आके फंस जाते हैं। और कई कई लोग 70-80 तक भी सर्वाइव करते हैं, 90 तक भी सर्वाइव कर, गलत खा खा के। उनका एक ही कारण है, वन ऑफ द रीजन, कि जो भी जहर बन रहा है, ठीक है, पहले के लोग दूध खूब पीते थे, घी खूब पीते थे। हमारे यहाँ पर पंजाब हरियाणा में जब भी जाते तो लोग वही क्वेश्चन खड़ा कर देते कि भाई हमारे दादाजी जो हैं वो तो बहुत दूध और घी पीते थे और अपना हेल्थ भी बढ़िया था और कुश्ती भी लड़ते थे, तो आप तो बता रहे जहर है, रोगों की गंगोत्री है, तो ऐसा हमें तो कुछ, और 100 साल जी के मरे। ठीक है, हमें भी प्रश्न उठेगा एक लॉजिकली कि तो फिर उनको, हमको ये सारा इनके कारण है और उनको कुछ नहीं था उनके कारण। देखो, विष हर हाल में विष होता है। अब वो विष वो भी खाते थे, हम भी खाते आए। आजकल की लाइफस्टाइल है वो थोड़ी आप बैठने वाली लाइफस्टाइल होगी, फिजिकल एक्टिविटीज काफी हद तक कम हो चुकी है, इसलिए वो जहर बॉडी में ज्यादा समय तक रिस्टोर होता रहा और वो कैंसर का भी कारण बन गया। जबकि मेरे दादाजी 85 इयर्स जिए, एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन वो 20-30 किलोमीटर 80 की आयु में मैंने उनको पैदल चलते हुए देखा था, और घी जबरदस्त खाते थे, दूध भी खाते थे। तो उनका एक ही कारण था, उनको 20 बीघा जमीन थी, खेती बाड़ी, और पूरा जीवन पसीने से नहाए, इतना श्रम करते थे, खेती बाड़ी संभालते थे। तो चलना भी है तो बस पुराने समय में तो ज्यादातर पैदल ही लोग जाते थे, तो पैदल जाना, मूवमेंट इतनी करना, जिनके कारण जो जहर गया वो फंसा नहीं। क्या रीजन है? जहर गया लेकिन फंसा नहीं। चलो, पसीने से निकल गया। खेत में काम करने के लिए दिन में 100 बार झुकना पड़े, झुकेंगे, एक्सरसाइज पूरी, मूवमेंट पूरी, आंतों को कितनी बार स्ट्रेच किया, कोई भी मल आंतों में फंसा नहीं। तो आप कभी भी ग्रांटेड न ले कि उनको कुछ नहीं और मेरे को आ गया, क्योंकि हो सकता है आपसे बेहतर मूवमेंट वाली लाइफ उनकी हो सकती है। फिर भी एथलेटिक जो भी खूब मूवमेंट करते हैं बॉडी की, आपने देखे होंगे, एथलेटिक भी बीमारियों से छूटे नहीं है, एथलेटिक भी बीमार होते हैं। हमारे महाराष्ट्र के ग्रेटेस्ट बैट्समैन कौन थे? हैं? बॉम्बे से सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी लगाई। अब आप देखो, आयु कितनी छोटी, फिर भी नी रिप्लेसमेंट और वो जो नी के ऑपरेशन कितने सारे हो गए उनके, हैं? हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि एक्सरसाइज और ज्यादा एथलेट होने से हेल्थ मिलेगा, घिस जाते हैं। ओवर वर्क कराते हो, ओवर वर्क, तो ये भी शरीर के ऊपर अत्याचार ही है, तो उनको भी वो करना पड़ा। आप देख लो कपिल देव को, हरियाणा के कपिल देव ने पूरा जीवन बॉलिंग की, वर्ल्ड कप भी दिलाया, और हमारे सौरव गांगुली भारतीय टीम के कप्तान, उसने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और वो तो सफोला ऑयल की एड में भी मेरे ख्याल से मैंने 1-2 बार देखा था कि ऑयल खाओ,
हार्ट हेल्दी बनाओ। मैं हंसी आती है कि ऑयल खा के हार्ट हेल्दी कैसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऐड करने के काफ़ी करोड़ों रुपए मिलते हैं। वैसे तो वो जो दाने दाने में केसर का दम, वो विमल इलायची, ठीक है, तो विमल गुटखा भी बेच देंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, और पता ही है कि जो बेचने वाला, जो ऐड करने वाला करोड़पति है और खाने वाला खटिया पे खड़ा है, कैंसर। और पिक्चर शुरू होने से पहले भी गुटखा की ऐड भी दिखाते हैं कि देखो ये मुकेश है, और मुकेश ये गुटखा खाते खाते 30 साल की आयु में कैंसर से अब जा रहा है। आपके साथ भी मुकेश वाली वारदात न हो। तो एड को देख के हमारे जीवन को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें हमेशा ही दुखदायी है, बीमारी देने वाली चीजें हैं। दूध को महाजहर बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट जो पशु से आ रहा है अपने किचन से बिल्कुल हटा दो। किचन में नो एंट्री दूध की, ठीक है। घर में भी आपका खर्चा भी बचेगा, खर्चा से ज्यादा मूल्यवान है आपको गैस, एसिडिटी और कब्ज होना काफी हद तक बंद हो जाएगा। साथ साथ में वात, पित्त और कफ त्रिदोष का निर्माण करने वाला सबसे नंबर 1 फूड है तो एनिमल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। आज एक भाई हमें पूछने के लिए आए थे कि चलो सब कुछ छोड़ दिया, एक छुट्टी थोड़ी सी दे दो। मैंने कहा कौन सी छुट्टी चाहिए? बोला छाछ ले सकते हैं एक टाइम। रात के खाने में बिना छाछ के जमता नहीं है। तो मैं कहता हूँ छाछ को भी बंद करो, छाछ को भी बंद करो। आपको ये कोकोनट का बटर मिल्क ऑलरेडी सिखाया गया है, बढ़िया एक नंबर का छाछ बनता है। थोड़ा हल्का सा, मैं मना नहीं करूंगा, फ्रीज कोल्ड भी कर दो, चलो थोड़ी ठंडी रहेगी और मजा आएगा। लेकिन कोकोनट बटर मिल्क पियो। 10 प्रकार की बनाते हैं कोकोनट बटर मिल्क, उसमें जीरा का टेस्ट वाली, फिर दूसरी कोई अजवाइन, ये वो मुझे ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है। और कभी बीट रूट के 2 या 4 ड्रॉप्स बटर मिल्क में डाल दो, पिंक छाछ बन जाएगी। आपने तो नॉर्मल नहीं पी होगी। हम शिविरों में छाछ बनाते हैं तो बोलो कि ये कौन सा लिक्विड है? ये छाछ है और ये पिंक है। फिर कभी कभी पुदीना और धनिया का वो जो ड्रॉप्स 8-10 डाल दिए तो हरी छाछ, पिंक छाछ, कभी येलो, 7-8 कलर की तो छाछ मिलती है एनडीएस में। मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं। उसको छोड़ो, आप एनिमल को छोड़ो। एनिमल से आने वाले सारी चीज़ों को हम नॉनवेज की श्रेणी में ही कहेंगे। और वो खाने वाले पीने वालों के जीवन में आदि व्याधि उपाधि आने की संभावनाएं 100% हैं, 100% हैं। क्योंकि ये आध्यात्मिक रीति से भी देखा जाए तो प्राणी का आहार, उनका अधिकार उनके बच्चों के ऊपर है। उनके बच्चे उनके ऊपर अधिकार रख सकते हैं। हमारा बछड़ा उसके पास से दूध नहीं ले सकता। ये सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं पशु जगत से हम, ठीक है। दूध का विषय तो काफी डीप है, उसके विषय में तो लोग कहते कृष्ण भगवान भी दूध या दही या मक्खन कुछ भी खाते पीते थे। तो ये टोटली सब्जेक्ट डीप में बाद में जाएंगे, लेकिन ये बस करके देखो। अगर मिल्क प्रोडक्ट से हट जाएंगे ना तो हमारे कर्मानुबंधन पशुओं के साथ कम से कम नहीं रहेंगे। हम ये हमारे ऊपर दोष लगता है, हमारे कुंडली के ऊपर भी दोष लग जाता है। किसी की हक का छीना हुआ किसी को सुख। एक 2 भाई है, अगर प्रॉपर्टी का भी बंटवारा होता है और जो ज्यादा ले लेता है, भले उस समय उनको मजा आ जाता है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि अंत समय में पैसे ज्यादा होने के साथ साथ उनको पीड़ाएं भी ज्यादा है। एक छोटे भाई का हक भी अगर ज्यादा छीन लिया तो भी पीड़ा आती है। तो पशुओं का भी छीनने से सिर्फ और सिर्फ बीमारी और पीड़ा आएगी। एक 3 दिन का कैंप अभी हुआ था, मैं गया, बाबा के घर में लगभग 50 करोड़ का जगह थी, 50 करोड़ की जगह वो डोनेशन कर दी थी। और मैंने देखा, उस भाई से मीटिंग भी की, वो काफी बीमार चल रहे थे और उनकी दोनों किडनियां फेल थी। इतने बड़े बड़े दान करने वाले भी बीमार क्यों? हम तो कहते हैं कि दान करने वाला तो सुखी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन
हम दूसरे कर्म बंधन भी बना रहे हैं। उसी जगह पे वो 40-50 करोड़ की जगह पे उन्होंने 10-20 गाय भी बंधी हुई थी। उनके लिए 20,000 वाला एक सर्वेंट भी था उनकी संभाल रखने वाला। लेकिन मैंने जब उनको देखा 10 गायें बंधी हुई थी, तो एक पट्टे से छोटे से रस्सी के टुकड़े से बांधते हैं, बेचारी इधर या उधर इतना कर सकती, ज्यादा मूव भी नहीं कर सकती। ऐसे बांधना सरासर नाइंसाफी है, पशु को बांधना। और बाद में जो गोबर करते हैं वहां खड़े खड़े गोबर कर दिया, फिर चलो जो सफाई करने वाला भले कितनी भी सैलरी दो, समय के ऊपर सफाई भी शायद 1 घंटा लेट हो गई, 5 घंटा लेट हो गई, रात को गोबर किया तो पूरी रात गोबर में बैठी रही। ये सब होता है पशुओं के साथ। तो आपने बांधा इसलिए गोबर में बैठी है, अगर आपने नहीं बांधा होता तो वो कभी गोबर में। और हम कहते हैं इतना दान पुण्य किया, फिर भी लास्ट समय बेड पे पड़े हैं, हॉस्पिटल पे पड़े हैं, और नेपी बड़ी एज में बांधते हैं ना, नेपी 10 लग जाते हैं, बेड खराब कर देते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमारी वजह से दूध पीने से, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को यूज करने से कोई ना कोई गोबर में बैठा हुआ था। इसीलिए वो रिटर्न होके सारे कर्म घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं। तो भी इस हालत में जाना पड़ता है, गोबर में बैठना पड़ता है, सोना पड़ता है, न चाहते हुए भी। ये बहुत गहरा साइंस है। और मैं तो 100% ये मानता हूँ कि आप पशुओं का दूध, गाय भैंस का दूध बंद ही करो। एक माता जी थी तो उसने गाय भैंस का दूध के लिए बकरी का दूध चालू किया, तो वो बकरी का तो ले सकते हैं ना। कहीं ना कहीं हम निकल जाना चाहते हैं। ऊँटनी का दूध है? और मैं कई बार हंसी में कहता हूँ कि इस कोरोना के टाइम के दौरान किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि कोरोना चला जाता है अगर गधी का दूध पियो तो लोग इंतजाम करने लगे थे गधी के दूध का। है? तो इंसान है ना, हर चीज को अपना हक समझ बैठा है कि हम यूज कर सकते हैं। ये तो कहा नहीं कि शेरनी का दूध, वरना वहां भी पहुंच जाते हैं लोग। तो दूध से खास करके निजात पानी है। एनडीएस हमें सबसे पहले वीगन बनने को बोलते हैं। वीगन सोसाइटी पूरी फॉरेन में है। वो पशु आहार लेती ही नहीं है। ऐसा लाखों लोग हैं जो वीगन में भी एक क्षति ये है कि वो पके हुए भोजन को कोई परहेज नहीं, इसलिए वीगन लोग भी बीमार हैं। वो समझते हैं वीगन बन गए मतलब बीमारी से छूट जाएंगे, कोई चांस नहीं। पक्वाहार रोगों का आधार है। इसलिए पक्वा आहार को धीरे 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 करके थाली से, चलो टोटल बंद ना करो तो कम तो करो। मेरे पिताजी आज के दिन में 1 रोटी दोपहर खाते हैं, 1 रोटी शाम को खाते हैं, बिल्कुल रिमूव नहीं कर पाए। लेकिन 75 की आयु में एनिमा लेते हैं, ग्रीन जूस पीते हैं, सुबह का फास्टिंग करते हैं, जितना भी हो रहा है फिर भी 10 किलोमीटर चल रहे हैं। तो ये मेरे को टेंशन नहीं है कि चलो उनसे जितना भी हो, बल्कि मेरे पास अभी वेलनेस सेंटर पे कभी भी नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि मैं जाऊंगा तो वो दिन में 10 बार चाय पीते थे, तो अभी 1 बार पी रहे हैं। वो बोला बेटे के पास 1 बार भी मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो मेरे से दूरी रखते हैं। थोड़ा बहुत मसाला भी कोई अगर सलाह करे तो खा लेते हैं, और मेरे सामने तो थोड़ा वो इस चीज को थोड़ा दूर करते हैं। उनको लगा सूरज मैं जाऊंगा ना तो मेरा मसाला भी बंद टोटल, और पूरा आर्मी एक्शन से जाना पड़ेगा। इसलिए वो दूसरे कोई बीमार लोगों को जल्दी से कह दे कि जल्दी उधर चले जाओ। मैंने कहा आप पिताजी अभी जो सेंटर बन रहा है थोड़ा बहुत आपके लायक सेवा भी है, तो आप सेवा करने के लिए आ जाओ। बोला मैं सेवा में बहुत मानते हैं, लेकिन डर इस बात का रहता है कि वहां जाएंगे ना तो दाना पानी बंद हो जाएगा। चाय है, रोटी है बनती। मैंने उनको कहा 1 बार मिल जाएगी आपको, ये बहनें बना देगी रोटी। अभी भूली नहीं है, बनाना कभी नहीं पड़ता, लेकिन सारी एक्सपर्ट हैं, अच्छे तरीके से रोटी दाल चावल सब कुछ इतना टेस्टी बनाती है। तो शुरुआत के दिनों में 1-2 साल जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई
तो बहनों को इतनी कम उम्र में टोटल रो डाइट के ऊपर लेके जाना बहुत कठिन था। तो मैंने क्या कहा कि आप आओ, घर पे आते ग्रीन जूस बनाते, तिल के लड्डू बना दिए, कभी खजूर के, कभी आइसक्रीम बना दी बनाना फ्लेवर की, कभी पाइनएप्पल, कभी ये सीताफल, ऐसी आइसक्रीम की रुचि उनको थी, उसमें हमने चढ़ाया उसको। और रात को एक टाइम दाल चावल खिचड़ी कढ़ी जो भी हैं वो हमारे सेंटर पे ही बनते थे और अच्छे तरीके से खाते पीते थे। अभी माउंट आबू से वो ब्रेड के पैकेट्स आते हैं, तो वो ब्रेड से हम दाबेली बनाते थे, कभी पाव भाजी बना ली, इस टाइप के व्यंजन। कभी ये जो क्या बोलते हैं सैंडविच भी बना, समोसे बनाते, पकोड़े बनाते एक टाइम रात को। और मेरे फेवरेट चीज़ थी ये साउथ इंडियन डिशेस, मसाले डोसे, तो वो भी हम बनाते थे एक टाइम। सुबह से लेके सभी बहनें रात का इंतजार करती थी कि सर आज क्या देने वाले हो आप। तो रात को हम वो सारा कुछ बना के पूरे डिब्बे भर के पिकनिक पे भी जाते थे, और वहां जाके कोई गार्डन में, कोई खुले में, कभी कभी हाईवे के ऊपर भी बैठकर इंजॉय करते थे। तो 1-1.5 साल इंजॉयमेंट चलता रहा सभी का, ट्रेनिंग पीरियड। और अचानक से ऐसे जड़ से सारी चीजें निकल गई, और पिछले 6 साल से किसी भी बहन ने मेरे को कोई डिमांड नहीं की तो सर एक बार तो कम से कम 2 महीने में एक बार तो पार्टी करवा दो, कभी भी नहीं। क्योंकि उन्होंने लोगों को इतनी कठिन हालत में बीमार होते हुए यहाँ सेंटर पे आते हुए देख लिया, उनकी सेवाएं कर ली, और किसी किसी को तो मौत आते हुए भी देख ली है इतनी कम उम्र में। डेड बॉडी को देख लिया था। अभी एक कल रात को बात कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और आज चले गए। कोई कोई लोग तो इतनी दोस्ती अपनापन आ जाता है ना, मरने पर है किसी भी तरह डॉक्टर साहब बचा लो आप। तो एक मरीज और डॉक्टर का रिश्ता जनरली इमोशनल नहीं होता, लेकिन एनडीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, और बाद में जब शरीर भी छोड़ते हैं तो बहनें तो लगभग 1 सप्ताह तक तो रोती ही रहती है। मैं उनको कहता हूँ कि चलो अपने आप को संभालो। जो कई बार किसी को मौका भी नहीं मिलता, एनडीएस जरूरी नहीं है कि हर एक को मौका देगा, हो सकता है उनकी मौत अच्छी हो। तो 30% घातक बीमारियों में डेथ एंड के तरफ लोग जा रहे हैं, और तब इतने छटपटाते हैं कि डॉक्टर साहब जो भी बोलेंगे ना कर लेंगे, कोई पूरा वैराग आ जाता है। मैं ऐसा कहता हूँ ग्रेप्स के ऊपर रहो, फट से 5 दिन बोलो 10 दिन रहेंगे। हाँ, और इसमें 70% लोग फिर रिवर्स हो जाते हैं। आज का ही बनाओ, आज का ही फोन की मैं बात करूं, 2 पेशेंट 3 महीने पहले कैंसर के आए थे, 3 या 4 महीने शायद हुए होंगे, 60 साल की उम्र, दोनों भाई का नाम सेम, दोनों करीबी कोई रिश्तेदार। एक को कुछ लंग्स का कैंसर, एक को गले का कैंसर। अब वो दोनों रुके, 15 दिन के लिए आए थे, लगभग 1.5 महीने रुके, और उसमें एक भाई थोड़ा कमजोर हो रहा था, पका हुआ दो, और एक स्ट्रोंग था। लंग्स कैंसर सीवियर था, नेक कैंसर थोड़ा कम था। लेकिन आज के दिन में हमें न्यूज मिला कि नेक वाला चला गया, लंग्स वाला अभी मस्त रीति से, डॉक्टर ने 2 दिन का बोला था, अभी वो सरवाइव कर रहा है और बिल्कुल अभी फिलहाल स्वस्थ है। तो जिनका 2 दिन का आयु था वो पिछले 4-5 महीने से आराम से पूरी एनर्जी के साथ जी रहा है। दोनों में डिफरेंट क्या आ गया, वो 1 महीने के बाद थक चुका था, अनाज की तरफ भाग गया। पहला वाला जो कम था ना, उनको थोड़ा ग्रांटेड लगा कि मेरे को तो कम है, और अनाज खा के वो भाई ने बताया वो तो धाम में चले गए हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ। गब्बर अभी जिंदा है। तो उनका एक ही कारण कि वो सिर्फ और सिर्फ पत्तियां, सब्जियां, फल, हमारे यहाँ हल्दी पाउडर भी होता है एंटी कैंसरस, बहुत नंबर 1 क्वालिटी का, तो वो भी 4-5 पैकेट लेके उधर गए। तो वो भी रेगुलर सेवन कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति भी ये हल्दी पाउडर भी रेगुलर पानी में डाल के घोल के पी सकता है, इम्यूनिटी एकदम हाई रहती है, और एंटी कैंसरस भी है। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल को जितना मेंटेन करेंगे उतना ही फायदा है।
कायदे में ही फायदा है। कायदे के बाहर जाओ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लक्ष्मण रेखा वो सीता के लिए नहीं है, हमारे लिए भी। मैंने काफी सारी लक्ष्मण रेखाएं आपके लिए खींच दी है। जितनी जितनी लाइन के अंदर रहेंगे उतना ज्यादा सेफ। आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ आज लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी थी, इसलिए सुबह ये थोड़ा, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा आटा खाने के बाद सुबह सुबह टॉयलेट रूम में ही पता चल जाता है कि आज थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ा पेट सफाई के लिए, या भी कोई चूर्ण लेना पड़ा। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको डॉक्टर बनाने वाली है। फिर आप अपने ही डॉक्टर हर दिन बनते हैं, सिर्फ 5 दिन नहीं, आप हर दिन डॉक्टर बनते जाएंगे। एक एक बात ऑब्जर्वेशन होता जाएगा, ऑब्जर्वेशन से ही आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। गलतियां भी हमें सिखाती है, वो ज्यादा सिखाती है। तो कभी कभार गलती भी हो जाए तो कोई गिल्टी करने की जरूरत नहीं है। गलतियों को थोड़ा देख लो, सुधार लो, संवार लो अपने आप को। और बाद में एक चीज वैराग से छूट जाती है, दूसरी चीज अभ्यास से छूट जाती है, ये गीता में लिखा है। तो धीरे धीरे अब तीसरा शिविर है भंडारी जी का, तो इनका वैराग थोड़ा कम है, इसलिए बीच में फिसल गए। तो फिर अभी अभ्यास तो चालू है इनका। अभ्यास तीसरी बार आने में भी अपने आप को रोक नहीं पाए। लोग तो कंटाल जाते हैं कि अभी तीसरी बार क्या, वही की बातें वही सुननी है, वो एनिमा चढ़ा हो, वो ग्रीन शूज थी, वो वही बातें बताते हैं एनडीएससी में, और कुछ नहीं होता। फिर भी उन्होंने कुछ तो फील किया अपने आप को और हील भी किया। मतलब बात इतना सा छोटा है लेकिन फतेह की बातें हैं। बार बार अध्ययन करो, बार बार अपने अंदर वो आत्मसात कर लो। तो जितना भी सुने उतना ही कम है। और शिविरों का कोई कहाँ प्लान नहीं बनता है, तो सारे के सारे शिविरों के वीडियो मेरे जितने भी हैं उसमें से लगभग 50% वीडियो तो ऑनलाइन मैंने रख ही दिए हैं, सारे शिविरों के। वो चाहे जमशेदपुर के हो, वो चाहे हरियाणा के हो, वो चाहे पंजाब के हो, या फिर महाराष्ट्र के हो। आपके यहाँ संभाजी नगर का तीसरा शिविर है ये। अगली 2 शिविरों में क्या बातें की थी, भंडारी जी ने अपना अनुभव क्या सुनाया था, वो सब कुछ है अभी ऑन रिकॉर्ड सेव है। तो हर चीज, क्योंकि यहाँ एक संभाजी नगर का ही कल्याण नहीं, सारे भारत का कल्याण हो। आपके 2 बोले गए शब्द कहाँ किसी को ट्रिगर कर रहे हैं पता नहीं है, सेवा हो जाती है। और अगर गलती से आपके नंबर भी डाल लेना तो कई बार तो बहुत सुंदर अनुभव कोई सुन लेता है, तो फिर पूरे भारत से फोन आने लगते हैं, आप थक जाते हैं जवाब देते देते। तो सीरियल कोई केस होता है ना, उसका जब हम रिव्यू लेते हैं तो उनको तो सालों तक लोग फोन करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें सेवा दूसरों की भी करनी भी है। और खास करके हम जो पूरे दिन में जो शुद्धिकरण के चैप्टरों में हम एनिमा को थोड़ा संजीवनी क्रिया को आगे लेके गए, उसमें खास करके जब हमारा हाजमा खराब होता है, पेट खराब होता है, अशुद्धिकरण होता है, शरीर बिल्कुल डैमेज होने की शुरुआत कर देता है, तब अवश्य ही पेट खराब मतलब पूरा जीवन खराब। ठीक है, पेट सफा तो हर रोग दफा, ये हमने स्लोगन सुना है। तो ये जब पेट खराब होता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं, तब समझना है कि हमारा पेट खराब है। पहला लक्षण है पेट दर्द होना। किसको भी पेट दर्द अगर थोड़ा सा भी फील कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमारा पेट खराब है, वरना पेट दर्द होगा ही नहीं। दूसरा लक्षण है पेट फूलना, पेट फुल ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये भी लक्षण अगर आ रहे हैं आपको तो आपका पेट खराब है। तीसरा लक्षण है भूख न लगना। कोई कहता है मेरे को तो डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लगती, आराम से 8 घंटा फास्टिंग कर लेता। मैंने कहा आराम से कर रहे हो तो कुछ गड़बड़ है। भूख न लगना ये अच्छी बात नहीं है, भूख लगनी चाहिए। सुबह जब आप 12 बजे तक खाली पेट रहते हो और उसमें आपको भूख लगी ही नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपके पेट में। तो भूख न लगना नहीं, भूख लगना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, प्रकृति है ये। और भूख बिल्कुल ही लगती नहीं, ये तो विकृति भी हो सकती है। दूसरा चौथा लक्षण है दस्त लग जाना बार बार, उनके ये भी लक्षण हो सकते हैं पेट खराब होने के। या फिर ज्यादा कब्ज रहना, हेवी कॉन्स्टिपेशन रहना।
तो ये भी पेट खराब होने के लक्षण हैं। स्किन के ऊपर जिसको भी ज़्यादा फोड़े फुंसी बाहर आते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी इंटेस्टाइन खराब होने के लक्षण है। बहनों को जैसे पिंपल्स ये वो बार बार उठते हैं, तो ये भी आपकी आंतें खराब है, वरना आपको पिंपल्स हो ही नहीं सकते। हाँ? हमारी बहनों को भी एक दो को काफ़ी पिंपल्स थे। चेहरा, हमारी मीनाक्षी बहन जो किचन मास्टर है ना, वो बीना बहन की छोटी बहन, उनको पिंपल्स काफ़ी थे और उनका स्किन का कलर टोन भी ब्लैक, तो वो कॉन्फिडेंस लो उनका काफ़ी हो गया था कि पिंपल्स इतने सारे भरे पड़े हैं, स्किन भी ब्लैक, थोड़ा शरीर में भी दुबलापन, तो ऐसी बहनों को भाइयों को अपने आप ही कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। जब उन्होंने ये सारी प्रक्रियाएं की, सारे पिंपल्स गायब, चेहरा भले ब्लैक था लेकिन जो शाइनिंग आई, ओरा चेंज हुई ना, ओरा चेंज होने से उनकी ब्यूटी निखर गई। आज भी एकदम, जहाँ जो भी लोग आते हैं वेलनेस सेंटर के ऊपर, तो खास करके मीनाक्षी बहन को हमेशा कमेंट्स देते हैं कि आपका चेहरा 24 घंटे मुस्कुराता हुआ रहता है। तो ये मुस्कुराहट का कारण है एनडीएस, और सबसे अच्छा एनडीएस वो फॉलो करती है सभी बहनों में, नंबर 1। वो कभी हम कहते हैं हल्का सा स्टीम ले लो, तो वो मुझे स्टीम की भी ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल रो डाइट के ऊपर रहना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, और खजूर, केले, नारियल पेट भर के खा लेती है। कभी ऐसा नहीं कि ये पसंद नहीं आ रहा है। हमारी हयाती बहन, उनको कुछ भी दे दो, जो भैंस चारा खा रही है ना, वो चारा भी दे दो तो भी भूख लगी तो खा लेगी, भूखी नहीं रहेगी। भूखी रहेगी तो मेरे साथ भी लड़ाई कर देती है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ उनको दे देता हूँ। उनके लिए कोई टेस्ट मायने नहीं रखता, गाजर पड़े हैं, बीट पड़े हैं, कोई टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं, पेट फुल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आदतें बन जाती हैं, उनके खुद के अंदर जो इम्प्रूवमेंट जो देखे ना, इनके कारण फिर ये लगाव हो जाता है। फिर इनके साथ एक रो फूड के साथ प्यार हो जाता है कि ये अपक्व आहार ही हमारे जीवन का आधार है, और अपक्व आहार में ही सारे फॉर्मूला स्वास्थ्य के बने हुए हैं। तो स्किन के ऊपर भी फोड़े फुंसी पेट खराब होने के बाद आ सकते हैं, पेट क्लियर होने के बाद वो बैठ जाते हैं। लोग पिंपल्स के ऊपर 500-500 रुपए की क्रीम भी फॉरेन से मंगवा कर लगाते हैं। तो ये सारे फालतू खर्चे हैं। आप कोई भी कुछ ना करो, फेयर एंड लवली कितना भी घीस लो, वो स्किन के ऊपर चमक नहीं आएगी। आप चेहरे चमकेंगे जीवन को बदलने से, लाइफस्टाइल को बदलने से, ब्यूटी पार्लर से नहीं। एक भाई कोई कह रहा था कि ये आज के ज़माने में काला जादू होता है कि नहीं होता है, तो जैसे अच्छी शक्तियाँ भी हैं वैसे काला जादू होता है। बोला काला जादू पता तो नहीं, लेकिन एक जगह देखा है काला जादू। कहाँ? ब्यूटी पार्लर में। बाहर से कोई और जाता है, अंदर से कोई और आता है। दुल्हन को सजाते हैं कितनी भी काली हो, गई कोई और, निकली कोई और, काला जादू एक ही जगह पे। तो कहाँ भी काला जादू करवाने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं 40 साल 50 साल की बहनें, जब घर पे कोई प्रसंग होता है, शादी है या कुछ छोटे बड़े प्रसंग, तो ऊपर इतना मेकअप कर लेती है ना, तो चेहरा अलग, गर्दन अलग, हाथ अलग, सब कुछ, जहां हर अंग के कलर अलग अलग, क्योंकि फोटो सेशन भी करवाना है, इसीलिए कुछ वो जो एल्बम बनेगा ना, उसमें कुछ थोड़े ठीक ठाक दिखे। अपनी जो ग्रीस क्या बोलते हैं इनको, जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, रिंकल्स, वो रिंकल्स को छुपाने के लिए कितने प्रयास करते, लिपापोती इतनी कर करके वो रिंग। और बाद में अगर वो डांडिया खेलते खेलते, यहाँ डांडिया खेलते हैं या नहीं खेलते, फिर डांडिया का पसीने से नहाते हैं, और फिर वो जो मेकअप से चेहरा बनता है, हॉरर मूवी की जो डायन होती है ना
एनडीएस एक रियल ब्यूटी टेक्निक्स हैं। इतना चेहरा खिल जाएगा, तन भी और मन भी दोनों खिल जाएगा। इनसे बड़ा ब्यूटी पार्लर और कोई है ही नहीं बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी नहीं। भाइयों भी अभी आप देखते जाएंगे भंडारी जी को दिन ब दिन, अब बूढ़े नहीं होने वाले, दिन ब दिन जवान होंगे। और 20 किलो कम कर ले तो मानो कि 6 महीने में भी 20 किलो आराम से कम हो सकता है। तो पूरा ये डबल एक्सएल से एल या एम साइज में भी आ सकते हैं। तो हर चीज मुमकिन है। उसमें थोड़ा हल्का सा डाई कर ले तो कोई पहचान नहीं पाएगा। 30-35 साल के लगते हैं लोग। हाँ, 60 साल की माताएं बहनें भी 3 महीने पहले कुछ अलग, 3 महीने के बाद जब फिर से काउंसलिंग कराने आती है ना, टोटली हाफ उम्र हो जाती है। 15-20 साल तो कम लगती ही हैं। हर कोई बहनें इतनी खुश हो जाती है जैसे परमात्मा का वरदान उनको मिल गया। छोटी उम्र दिखती है। छोटी उम्र दिखना किसको पसंद नहीं है। एजिंग फैक्टर को टोटली एनडीएस रिड्यूस कर देता है। आप सदा नौजवान रहेंगे, तन से भी मन से भी। तो ये एक कहूँगा कि ये चमत्कार के अलावा कुछ है ही नहीं। आजमाने वाला थोड़ा मजबूत चाहिए। और शुरुआत के दिनों में कुछ करना था कुछ और हो गया कुछ और कुछ ज़्यादा दुबले दिख गए, थोड़ी सी रिंकल्स ज़्यादा आ गई। तो ये शुरुआत के सेशंस में आते हैं। जो हमें पसंद ना आए ऐसी चीज़ हमारे साथ घटती है, तब जाके हम कंप्लेन करते हैं सुना था कुछ और हुआ कुछ और, होगा कुछ और होगा। नो वरी, मेरे को कभी भी चेहरे पे पिंपल्स नहीं आए आज तक। लेकिन जब एनडीएस किया ना तब आए थे, तब शुरुआत हो गई थी। और सिर्फ चेहरे पे नहीं, कभी हैंड्स, कभी थाई के ऊपर, कभी पेट में, ऐसे फोड़े फुंसी निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा ये एनडीएस स्टडी किया था, पता था मेरे को कि चलो ये फोड़े फुंसी आते हैं, स्किन इचिंग भी आती है, न जो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ऐसे लक्षण भी आएंगे। तो आराम से फिर आके वो चले गए। उनका आना भी गंदगी को बाहर निकलना था। स्किन रोग होते हैं, मतलब अंदर गंदगी पड़ी है। 4 रास्ते हैं शरीर के, यूरिन, पोटी, स्वेटिंग और नाक से जो कचरा बहता है। 5वां रास्ता है स्किन के ऊपर से। तो वो जब शरीर 4 रास्ते भी में कम पड़ते हैं ना, तब 5वां रास्ता स्किन के माध्यम से भी निकलना शुरू करता है। तो ये भी हो सकता है कि स्किन के रिलेटेड आपको कोई इश्यू न हो और आपको दिखाई दे। तो आगे शरीर में थोड़ी सुस्ती और थकान भी महसूस होती है जब हमारा पेट खराब होता है। तो लोग सुस्त रहते, बैठे बैठे रहते, कोई करने की चाह नहीं होती। तो पेट खराब होने से ये लक्षण। दूसरा, मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाती है, ये भी पेट खराब होने का ही लक्षण है। और शुगर प्रॉब्लम, शुगर माना कॉन्स्टिपेशन। कोई कहे मेरे को शुगर है और उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर उनका पेट भले 2 बार साफ आ रहा है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिपेशन ऐसा हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, वो कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। इनके कारण शुगर के पॉइंट ब्लॉक हो गए हैं उनके। 42 नंबर, 39 नंबर, इसके करीब में जो भी पॉइंट्स है वो शुगर को देने वाले हैं, वो हेवी कॉन्स्टिपेशन से बंद हो चुके हैं। उसमें खास करके मिल्क प्रोडक्ट का जो प्लास्टरिंग होता है ना, वो खास करके शुगर और गेहूं का प्लास्टरिंग, ये 2 चीजें आपको सदाकाल के लिए वहाँ कॉन्स्टिपेशन दे देता है और इनके कारण शुगर हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वो भी पेट खराब होने का ही लक्षण है। और लास्ट में एंजाइटी और स्ट्रेस फील करना। जो लोग ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस फील करते हैं ना, उनको भी कॉन्स्टिपेशन, विचार ओवरथिंक कई बार हो जाते, कोई एक विचार के ऊपर नहीं रह पाते। तो ये शारीरिक एवं मानसिक लक्षण दोनों के ऊपर पेट खराबी का लक्षण ही काम करता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनीमा से बढ़कर और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना है जो आप इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हो। कर दो शुरू, बैठे बैठे सिटिंग पोजीशन के अंदर आप एनीमा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एकदम आइडियलाइज और सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन खास करके हमें, अगर बाथरूम की फैसिलिटीज अच्छी है और
आपको थोड़ी सी ज़्यादा रुचि है कि चलो और बेहतर तरीके से हम पोजीशन में लेके हम एनिमा करें, तो खास करके चेयर पोजीशन, जो सीटिंग ऐसे बैठते हैं, वो एकदम नॉर्मल पोजीशन है। आराम से सीधे बैठे रहो, ठीक है। बालक कैसे बैठता है? बालकासन, वहां ही दिखा दो। ये हो गया बालकासन। फिर से एक बार बता दो। ये टॉयलेट रूम के अंदर ऐसे कमर थोड़ा ऊपर, कमर ऊपर, सिर नीचे, ये बालकासन की सिचुएशन में एनिमा का पानी थोड़ा अंदर ज्यादा घूमता है। एक सिंपल पोजीशन है उल्टा लेट कर, वो डेमो देने की जरूरत नहीं, उल्टा लेट गए, एनिमा चढ़ा दिया, तो भी पानी अच्छे तरीके से घूमता है। हाँ जी, पेट के बल, पेट के बल आप लेट जाओ उल्टा एकदम। एनिमा की रिफिल इंसर्ट कर दी है, लेटे रहो, पैर भी सीधे, शरीर भी सीधा, थोड़ा पैर दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख के, तो उनसे आते एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो पानी थोड़ा अधिक घूमता है। अंदर चला गया, कई बार लगभग आप सीधा सिटिंग पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे ना, तो तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा, तुरंत निकलना शुरू। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो कई बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे भी पानी नहीं निकलता। किसी किसी को ऐसा भी सुनते हैं कि 24 घंटे तक पानी नहीं निकला, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, भले रुकने दो पानी, उल्टा और सफाई होके निकलेगा, सारा मल गीला हो जाएगा, जो सूखा हुआ कचरा है वो भी फिर फ्लश हो जाएगा, और जल्दी से बीमारी में आराम। जिनको गलती से भी होल्ट हो जाता है उसको 10 गुना फायदा ज्यादा होता है। होल्ड भी कर सकते हो, और आप अपने तरीके से भी होल्ड कर सकते हो कि चलो 10 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, 5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, आपकी कैपेसिटी। अरे आधे घंटे नहीं तो 2 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी आपने अगर होल्ड कर लिया तो भी अच्छा है। तो होल्ड करना भी फायदेमंद है, और नहीं होल्ड हो पा रहा है तो भी चिंता करने की क्या जरूरत है, चढ़ाओ और निकाल दो, फायदा होगा। तीसरा है पाद हस्ताक्षर, ये आएगा आपको? ये है बीच में आके ऐसे तो दिखा रहा हूँ, यहाँ इस तरफ ही पाद हस्ताक्षर टॉयलेट में ऐसे, ठीक है। मतलब हमें हमारी आंतों को वर्टिकल नहीं रखना है, कैसे करना है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से पानी का फ्लो, हमारा कारण है कि पानी ज्यादा से ज्यादा डीप जाना चाहिए, अंदरूनी बड़ी आंत की यह ये कोने में नहीं, ये कोने तक भी पहुंचना चाहिए, इसलिए ये आसन भी बताया जाता है। फिर उल्टा लेटे हुए हो और पैर को थोड़ा घुटने से मोड़ दो, ये भी थोड़ा कर सकते हैं। फिर पीठ के बल पर लेट कर भी ले सकते हैं, ये भी पोजीशन है, आराम से पीठ के बल पर लेट कर फिर अपना दाईं करवट हो जाओ, फिर एक बार बाईं करवट हो जाओ, पैर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाईं करवट जैसे लेटे हुए हैं तो बाईं करवट में दायां पैर थोड़ा ऊपर ले लो, और बाकी जो दूसरा पैर है वो सीधा रखो, ऐसे एक पैर ऊपर और एक पैर सीधा रख के दाईं बाईं करवट में भी ले सकते हो। इनसे भी अच्छे तरीके से पानी घूमता है। आपको अगर प्रेशर आता है, हल्का सा पेन भी होता है, कई बार ज्यादा पानी इनटेक होता है ना, तो फिर पेट में हल्का सा प्रेशर बनता है, हल्का सा पेन भी होता है। मैं कहता हूँ कि ज्यादा शरीर को कष्ट देने की जरूरत, उसी समय आप रिफिल को निकाल लो, जबरदस्ती शरीर के साथ कभी भी नहीं करनी है, आराम से कंफर्टेबली एनडीएस को फॉलो करना है। ज्यादा पानी जाएगा तो नो डाउट अच्छी सफाई होगी, लेकिन ये कोई लालच रखने की जरूरत नहीं है, निकाल दो, भले 2 बार और लेना पड़े। तो इस तरीके से फिर आप जैसे टॉयलेट में सीटिंग चेयर पोजीशन में ऐसे बैठे हैं, एक पैर उठा लो ऊपर,
एक पैर उठाकर थोड़ा सा इनको हल्का सा मूवमेंट दे सकते हो ऐसे करके, तो इनके कारण भी पानी अच्छे तरीके से, भले वर्टिकल बैठे हो आप 90 डिग्री पर, तो भी पानी थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा मात्रा में जाएगा। बारी बारी एक एक पैर को चेंज करके इस तरीके से ले सकते हो। तो बाद में आप जब लेटे हुए हो या बैठे हुए हो तब पेट को भी थोड़ा सा वो प्रेशर दे सकते हो हल्का सा, या फिर ऐसे राउंड में मूव कर सकते हो हाथों से, मालिश जिनको बोलते हैं, हल्की सी मालिश भी पेट को करके वो कर सकते हो। पानी भरने के बाद भी हल्की सी मालिश करो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी फिजिकली आप कर सकते हो, मैकेनिकली सारी मशीनरी प्रक्रियाएं। तो ये इस प्रकार से लोग एनिमा लेते हैं। मैंने अपने उस जीवन काल के दौरान एक चेयर पोजीशन में एनिमा लिया है, कभी ये पाद हस्ताक्षर कमर से झुक के एनिमा लिया है, और समझो 2-5 बार लेट के एनिमा लिया है, एक आध बार प्रैक्टिकल के तौर के ऊपर हाइड्रोकोलोन मशीन का भी एनिमा लिया है। तो हर चीज़, एक एक्सपर्ट होने के नाते हर चीज़ की पोजीशन में मैंने प्रैक्टिस की है, लेकिन 99% मैं चेयर पोजीशन में ही एनिमा जब मैं बीमार था तो लेता था। फिर भी मेरी बीमारियां तो गई ही गई, जो 6 महीने में गई शायद, और अच्छे पोजीशन लेता तो 4 महीने में चली जाती। तो इस प्रकार से बहुत हल्के से एनडीएस को ज़्यादा रॉकेट साइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक हम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हर चीज़ का रॉकेट साइंस बनाते आए, और जितना जो कॉम्प्लिकेशन वाली बात करें उतना ही हम वो चीज़ को ज़्यादा होशियारी वाली समझते हैं। तो ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहेगा कि पालक की मात्रा 100 ग्राम और धनिया की मात्रा 20 ग्राम, तो हमें लगेगा कि हाँ, अब हम ग्रीन जूस बनाना सीख गए। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि हर व्यक्ति को कुछ कॉम्प्लिकेशन चाहिए, उनकी आदत पड़ गई है कि बहन जी मात्रा जरा बता दो क्या रखनी है। तो कोई भी मात्रा की भी कई बार एनडीएस में आवश्यकता नहीं है। देखो, आप पालक थोड़ा ज़्यादा यूज कर रहे हो, आपको टेस्ट नहीं बन रहा है तो कम कर दो, उसमें ज़्यादा कर दो। कोई भी मात्रा को ऊपर नीचे करके आपको मज़ा आना चाहिए। यहाँ सोल्ट वाला कोई देसी गुड़ नहीं डाला था, आप थोड़े से स्वाद के शौकीन हैं तो थोड़ा गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा हरी मिर्च थोड़ी सी नहीं अच्छी लग रही तो वो तीखा बनाने के लिए डाल दिया, तीखा मीठा खट्टा 6 टेस्ट बनाकर ग्रीन जूस पी लिया। चलो, कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनके बदले पी तो रहे हो आप। तो अपने तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन जितना प्योर करेंगे, हमारी जो रेसिपी बुक है उसमें सारी इंस्ट्रक्शन प्योर वाली बताई गई है कि उसमें कोई भी ऊपर नीचे 19-20 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी आप स्टार्टअप नहीं मिल रहा है, वो जो स्लैब नहीं लग रहा है, तो हर चीज में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी आप कर लो, बस एनडीएस को साध लो। एक सदे सब सदे है, एक सदे सब सदे, सर्व साधनाओं का सार आहार संयम की साधना है। नारद मुनि, जब वो शास्त्रों में कहानी है, नारद मुनि जा रहे थे और विष्णु को बताया कि मैं नाम नारायण नारायण करके थक गया, और कितनी साधनाएं कर, 108 प्रकार की जानता हूँ, लेकिन एक ही साधना बता दो ना जिसमें सब आ जाए। तब उसको नारायण ने कहा कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दृढ़मति। मतलब आप कुछ भी ना करो, एक आहार साधना कर लो, इसमें सब साधनाएं आ जाएगी। न तीर्थ, न मंदिर, न घंटी, न दीप, न ज्योत, कुछ भी नहीं। बेलफल, बेलपत्र, हम अमास कौन से मास में जाते हैं, सावन मास में जाते हैं शिव के मंदिर में, भक्ति के बाढ़ आ जाती है इस महीने में। तो बेलपत्र न चढ़ाते हुए भी, ये जो बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, मैं तो बस हंसी में कहता हूँ, ये 3 पत्ते एनिमा, उपवास और ग्रीन जूस है, वो 3 पत्ते चढ़ा दो शिव के ऊपर,
भोलेनाथ प्रसन्न हो ही जाएंगे।